चलिए इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करते हैं। जय सरस्वती मैया की। बेटा आज का जो हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन बना है लिमिट वर्ड से, मतलब सीमा तय। लिमिट का मतलब होता है किसी चीज की सीमा तय कर देना। जहां तक लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात है, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऐसा कानून है, दिस इज अ काइंड ऑफ लॉ विच इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। की मतलब कोर्ट के सामने जितने भी केस हो रहे हैं उनको कुछ समय बाद खत्म होना चाहिए। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई राइट है, आपका राइट किसी ने वायलेट किया, तो आप उस राइट को एज अ रेमेडी कोर्ट के सामने एनफोर्स करा सकते हैं ताकि आपको कुछ रेमेडी मिल सके। आपको पता ही होगा जूरिस्प्रूडेंस जब आपने पढ़ा होगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर राइट होगा वहीं पर रेमेडी होगी, ठीक है। और रेमेडी क्या है? अगर मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है तो आई कैन गो बिफोर द कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग माई राइट्स, इजंट इट? जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने राइट को इंप्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट के सामने जाने के लिए थोड़ा सा सजग रहें, तत्पर रहें, एनर्जेटिक रहें। यही कारण है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन के थ्रू कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी है कि आपको अगर कोई रेमेडी चाहिए या आपको सूट फाइल करना है या एप्लीकेशन फाइल करनी है या अपील फाइल करनी है, कुछ भी फाइल करना है तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से होगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के द्वारा इंडिया के अंदर रेगुलेट होता है और इसकी अलग हिस्ट्री है। हिस्ट्री को भी अभी हम कवर करेंगे, मगर मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहता हूं लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में। वो ये है कि जो भी आप राइट को एनफोर्स कराना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आप अपने राइट पर सोते रहें और फिर 10 साल 12 साल 15 साल बाद उठ के आए, चाहे वो कितना ही पेटी मैटर हो। ऐसा नहीं है। आपको अपने राइट को जल्दी से जल्दी एनफोर्स करवाना है, तभी आपको रेमेडी मिलेगी थ्रू दी जुडिशियल प्रोसेस, थ्रू दी कोर्ट प्रोसीजर, इजंट इट? जहां तक लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात है, ये दो पॉइंट पर रिलेट करता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन बात करता है एनफोर्सिंग योर ओन राइट विद इन स्पेसिफिक टाइम। देखिए जो कानून है ना वो भी स्टैटिक चीजें चाहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। जैसे कि आपका पास कोई राइट है, आप उसको जिसके खिलाफ आपको एक राइट एनफोर्स कराना है, वो वाला राइट एनफोर्स कराना है, उसके ऊपर भी तो पूरी जिंदगी भर तलवार नहीं अटकनी चाहिए ना कि वो जाएगा केस करेगा फिर मेरे को उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। देयर शुड बी एन एंड टू डिसरप्टिंग द राइट्स ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो। उसका भी तो राइट है ना पीसफुल। अगर आपको जिसने आपका राइट वायलेट किया है, अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ के अंदर क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं, मनी डिस्प्यूट हो सकते हैं, किसी और तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं। जिसने आपका राइट वायलेट किया है, आपको रेमेडी देने के बाद उसको भी तो शांति से जीने का अधिकार है या ना? है ना? तो लॉ ऑफ लिमिटेशन यही कहता है कि अगर आपने फला टाइम पीरियड, जिसको हम कानूनी भाषा में एज पर दी लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोलते हैं, उसके अंदर अगर आपने अपनी रेमेडी को कोर्ट के सामने एनफोर्स नहीं कराया तो आपको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा, उसको भी अब शांति से जीने दीजिएगा। तो यही कारण है कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो दो पर्सपेक्टिव पर डील करता है। एनफोर्सिंग योर ओन राइट, आपके अपने राइट्स जो अधिकार हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, और साथ ही साथ डिसरप्टिंग द राइट ऑफ अदर्स, इसके ऊपर भी लिमिटेशन है कि आप दूसरे के अधिकारों को डिसरप्ट ना कर सके। आई होप आपको जो मेरा
प्रीफेस है या जो बैकग्राउंड है लॉ ऑफ लिमिटेशन की वो अभी तक समझ आई होगी। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है ये लगभग 1-1.25 घंटे का चलेगा। इसके अंदर हम पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। जो चीजें रह जाएंगी वो हम कल कवर करेंगे। आपको भी पता है मैंने डेंगू से रिकवर किया है, तो हो सकता है कि आज की क्लास पूरी 3 घंटे की ना चले, 1-1.25 घंटे में आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। कल से फिर हमारे जो मेन प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट के वो हम शुरू करने वाले हैं। सो दिस इज द कोर्स ऑन द लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए लिमिटेशन एक्ट, लिमिट सीमा तय करना, आपने सुना होगा जब हम प्रोविजंस वगैरह पढ़ रहे थे तो किसी भी सिविल सूट को फाइल करने का जनरली टाइम क्या होता है, नॉर्मल केस है तो 3 साल के अंदर, जिस दिन से आपको राइट एक्रू हुआ है उसके 3 साल के अंदर आपको वो केस फाइल करना है। ठीक है, अब जैसे मनी सूट्स होते हैं इनमें जनरली 3 इयर्स होता है। आपने अनलॉफुल पोजेशन वाले केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सुना है कि किसी ने जबरन कब्जा कर लिया? एडवर्स पोजेशन वाले केस उनके बारे में सुना है? तो उन केसेस के अंदर क्या होता है बेटा, उन केसेस के अंदर 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि 12, जब तक जिस दिन से एडवर्स पोजीशन हुआ है उस दिन से 12 साल के अंदर जो एक्चुअल ओनर है वो पोजीशन क्लेम कर सकता है ना। और आपने जब सीपीसी पढ़ रहे थे या सीआरपीसी पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि सीपीसी अपने प्रोविजन के अंदर जो अपील का टाइम है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बोला गया है कि कितने दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं, जनरली 30 डेज के अंदर अगर फर्स्ट अपीलेट के अंदर कर रहे हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं तो वहां पर आपको 90 डेज का है। तो वो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। जहां तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात है ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। इज इट क्लियर यहां तक? अभी बेटा हम आगे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बार बेयर एक्ट को खोलेंगे, उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्ट जो बेयर प्रोविजन के हिसाब से समझ आते हैं हम उसको देखेंगे, और बेयर एक्ट का चैप्टराइजेशन किस तरीके से हुआ है, क्या स्कीम है हमारे लिमिटेशन एक्ट की, उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा ये आपका लिमिटेशन एक्ट है जिसके अंदर सबसे पहले हम लिमिटेशन एक्ट के प्रियम्बल पर जाते हैं। तो आपको यहां पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। दिस इज द लिमिटेशन एक्ट 1963। 1963 के अंदर यह आपका कानून आया है। 1963 के अंदर आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन जो प्रेजेंट स्वरूप में जो हम पढ़ रहे हैं ये 1963 का कानून है। मगर जहां तक आपके पुराने, क्या ये आपका ओरिजिनल लॉ ऑफ लिमिटेशन है? इससे पहले क्या कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन था ही नहीं? ऐसा नहीं है, इसकी अपनी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। इससे पहले जो इमीडिएट 1963 से इमीडिएट पहले वाला था 1908 का था, उसके बारे में भी सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको आज ही के इसी लेक्चर के अंदर, ब्रीफ हिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए इसके अंदर क्या कहता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 1963 का कानून है, और इस दिन ये क्या डेट है बेटा, 5 अक्टूबर 1963। जो पुराने लॉज हमने पढ़े थे बेयर प्रोविजन से, अब देखिए हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम जहां से हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार की वेबसाइट है indiacode.nic.in। अगर कोई कानून अगर कल भी अमेंड हुआ है तो उसकी अपडेटेड कॉपी इस पर सेम डे अपलोड हो जाती है। आप जो हार्ड कॉपी बुक सेलर से खरीदते हैं हो सकता है उसमें अमेंडेड वर्जन आने में टाइम लग जाए, या आपके पास पुराना वर्जन हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको नया, आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, आप यहां से इस वेबसाइट से बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए जहां तक लिमिटेशन एक्ट 1963 का बात है, इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 5 अक्टूबर 1963। तो ये डेट कौन सी है? जनरली ये डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन आप बोल सकते हैं, मगर डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो अंदर प्रोविजन है सेक्शन 1-2 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ कोड को स्पेसिफिक डेट से प्रोनाउंस किया गया है, क्योंकि किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करने की आजादी, डेट फिक्स करने की आजादी, इवन दो दिस हैज बीन पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लॉ को कौन पास करता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति साइन करते हैं। सो दिस डेट इज द डेट ऑफ साइनिंग, डेट ऑफ असेंट।
डेट ऑफ असेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेट ऑफ असेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 5 अक्टूबर 1963 को ये कानून पर सिग्नेचर किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए, किसी भी लॉ के अंदर जो उसका ये प्रियम्बल होता है, जहां तक लिमिटेशन एक्ट की बात है, दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द स्टैट्यूट लिमिटेशन एक्ट 1963 का ये प्रियम्बल है। यहां से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि इस कानून के क्या ऑब्जेक्ट हैं। बुक के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे, काफी सारी चीजें आपको वैसे ही पता होती है, मगर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, किस कारण से ये कानून बनाया गया, वो हमारा यहां पर प्रियम्बल के अंदर लिखा होता है। और क्या कहता है वो? एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सूट्स पर अप्लाई होता है या किसी और प्रोसीडिंग जैसे अपील या दूसरी प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होता है? तो इसका जो कंफ्यूजन है, हमारे बेयर एक्ट के प्रियम्बल ने क्लियर कर दिया है, कह दिया है कि लिमिटेशन एक्ट का पर्पस पहला तो क्या है, जो लिमिटेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन स्प्रेड हुए थे डिफरेंट लॉज के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, उनको इकट्ठा करना है एक जगह, और उसके साथ साथ उसको अमेंड भी करना है। किससे रिलेटेड? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। जो सिविल केसेस या आपके जो केस सूट्स की बात है, तो सूट का मतलब है सिविल सूट्स, सिविल केसेस। तो अब आपके मन में आएगा कि क्या सर लिमिटेशन क्रिमिनल प्रोविजंस पर अप्लाई नहीं होता? आज हमने इंट्रोडक्टरी क्लास शुरू की है, आज का ये लेक्चर जब खत्म होने को आएगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि क्या क्रिमिनल प्रोविजंस पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है या नहीं। मगर जहां तक ऑब्जेक्ट की बात है उसमें क्लियरली बता दिया गया है इट अप्लाइज टू सूट। सूट का मतलब होता है सिविल केस, इजंट इट, एंड अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्पस कनेक्टेड देयरविद। अदर प्रोसीडिंग्स, और तरीके की प्रोसीडिंग, अपील हो गई, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, क्या उन पर अप्लाई होता है? तो ये सारी चीजें हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी। जनरली क्या कहता है कि सूट पर, सूट किसके सामने फाइल होता है? कोर्ट के सामने। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने अप्लाई होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन? इसके ऊपर भी प्रोविजंस हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी बॉडी है जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड नहीं है कोर्ट की तरह, बल्कि वो क्वासाई जुडिशियल बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, बट वो भी कुछ जुडिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज करती है लोगों के अंदर। केस जैसे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, क्या वो भी केस का निपटारा कर सकते हैं? क्या उनके सामने जो प्रोसीडिंग्स होती है, क्या उन पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? इन सारी चीजों को हम आज आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। बीट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। अब देखिए, आपको यहां से कुछ ऑब्जेक्ट पता चले और क्या पता चला कि इसका पर्पस क्या है। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो रूल पहले इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको इकट्ठा करना, और उसके साथ साथ कानून में सुधार भी करना है जो लिमिटेशन से रिलेटेड है, लॉ ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड है, जिससे भी प्रोविजन उनके जितने भी रिलेटेड है। इज इट क्लियर? यहां तक, यहां से चलते हैं हम लिमिटेशन एक्ट। पहले एक बार बेयर एक्ट पर ही आ जाइए, आपको मैं कुछ प्रोविजन से एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके सा बाइफर्केशन है। प्रिलिमिनरी जो प्रोविजन है, शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 1 के अंदर हमें बताया गया है कि किस तारीख को हमारा जो ये आपका लिमिटेशन एक्ट है ये किस दिन इंप्लीमेंट हुआ था, वहां पर क्या लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 1963, मगर यहां पर क्या लिखा है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। और 2 को आप देखेंगे तो क्या लिखा है 1 जनवरी 1964। तो इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या है 1 जनवरी 1964 है बेटा।
1 जनवरी 1964 को आपका ये कानून लागू हुआ था। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से 5 स्टार क्वेश्चन है एज फार एज लिमिटेशन एक्ट इज कंसर्न। सो डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट क्या है? 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 को आपका ये कानून लागू हुआ था और इस एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम भी बोलते हैं हम इसको। लिमिटेशन को, लिमिटेशन एक्ट हिंदी में परिसीमन अधिनियम 1963, सुप्रीम 1963 का ये कानून है। मगर इनैक्ट कब हुआ, लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 1964 से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे चलिएगा बेटा। अब देखिए वापस से हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर लिमिटेशन टू सूट्स, लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। तो पार्ट 2 के अंदर आपको ये प्रोविजन है जो अप्लाई होते हैं। तो पार्ट 2 का जब आप मार्जिनल हेड नोट देखेंगे या इसका सेक्शन हेड नोट देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटेशन एक्ट इक्वली अप्लाइज टू सूट्स, सिविल सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, क्रिमिनल वाला पॉइंट अभी यहां पर क्लियर नहीं हुआ है आपका। तो मतलब ये ब्रॉडली आपको मैं एक बार क्लासिफिकेशन बता रहा हूं जिसके अंदर आपके सेक्शन 3 से लेकर आगे तक है। फिर आपका पार्ट 3 है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसमें आपके सारे रूल्स दिए गए कि किस तरीके से आप किसी भी केस को, सूट को, अपील को, एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट करते हैं कि कितने दिन, आप कौन से दिन से कहां काउंट करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं आपके यहां पर दिए हुए हैं। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप ये पार्ट 4 के अंदर है, कुछ मिसलेनियस प्रोविजन यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट के अंदर शेड्यूल भी है। जो ये शेड्यूल है बेटा, ये शेड्यूल हमें क्लियरली ये बताता है कि शेड्यूल के अंदर आपको शेड्यूल हमें क्या बताता है। अभी आप इसको मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि किस तरीके के केस के अंदर आपका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, स्पेसिफिकली बताया गया है। जैसे सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स है। ठीक है, अगर मालिक ने आपको किसी चीज का हिसाब लेना है तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है, जिस दिन से डिस्प्यूट अराइज हुआ उसके 3 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है। 3 इयर्स दिया हुआ है। फॉर बैलेंस ड्यू ऑन अ म्यूचुअल ओपन करंट अकाउंट, ये सारी चीजें हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सूट्स दिए गए हैं या एप्लीकेशंस दिए गए हैं, अपील्स दिए गए हैं, उनका नाम आपके जो ये शेड्यूल खोला है मैंने, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच वाले कॉलम के अंदर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। इस टाइम के अंदर आप कोर्ट के सामने जाकर अपनी रेमेडी को एनफोर्स करा सकते हैं। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें हैं। चलिए बेटा, अब वापस से हम अपनी, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके समक्ष हो ही गया है कि लिमिटेशन होता क्या है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि आप बेसिकली क्या है कि देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। और पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट हमें वहां से भी पता चला प्रिलिमिनरी से कि कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना और उसको अमेंड भी करना, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ऑब्जेक्ट पता चल गया, पर्पस चला गया। जहां तक हिस्ट्री की बात है, अभी हम करंट वर्जन कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम करंट वर्जन पढ़ रहे हैं 1963। 1963 से पहले जो पुराना लॉ था बेटा, वो 1908 के अंदर था। ठीक है, 1908 वाला जो लॉ था वो भी एक कंसोलिडेटेड लॉ था, वो भी एक अच्छा लॉ था। कंसोलिडेट तो नहीं कहूंगा मैं, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वाज अ लिटिल बिट डिस्प्यूट्स बिटवीन द बेंच एंड द बार। जजेस और एडवोकेट के बीच में इस लॉ की, पुराने लॉ की वजह से डिस्प्यूट्स हुए। तो फाइनली ये 1963 के अंदर नया लॉ हुआ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लिमिटेशन लॉ की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, जहां तक कोडिफाइड लिमिटेशन एक्ट की बात है, उसका जो सबसे पहला वर्जन आया था वो 1859 में आया था। 1859 से पहले हमारे पास अनकोडिफाइड लॉ था लिमिटेशन के ऊपर, मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन ऐसे सेक्शन नंबर्स की तरह नहीं थे। 1859 में पहली बार लॉ ऑफ लिमिटेशन को कोडिफाई किया गया।
पहली बार लॉ ऑफ लिमिटेशन को कोडिफाई किया गया। देन उससे पहले जनरल रूल्स थे जिनका वर्जन अनकोडिफाइड रूप में था। ठीक है, 1951 के बाद 1859 के बाद 1871 के अंदर दूसरा लॉ आया हमारा, यहां से 1871 में आया। ठीक, देन 1877 में आया और 1877 के बाद सीधा 1908 में आया। एंड देन हमारे पास जो सामने आज की डेट में जो हम लॉ पढ़ रहे हैं वो है करंट लॉ ऑफ लिमिटेशन द लिमिटेशन एक्ट 1963। इज इट क्लियर? तो ये हिस्ट्री है। प्री के हिसाब से आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला कोडिफाइड लॉ ऑफ लिमिटेशन इंडिया के अंदर कौन सा था, तो 1859 का आप बोल सकते हैं, यहां से शुरुआत हुई। उससे पहले अनकोडिफाइड रूल्स थे। और अभी हम ये 1963 वाला पढ़ रहे हैं, इससे पहले 1908 का था। उस लिमिटेशन एक्ट की कुछ खामियां थी, जजेस और एडवोकेट्स के बीच के अंदर कंफ्यूजन या कुछ झगड़े वगैरह हुए, जिस वजह से इस लॉ को बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। आगे चलिएगा। अब देखिए, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। लिमिटेशन आपकी रेमेडी को बार करता है रादर देन इट एक्सटिंग्विश योर राइट। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास आपके फेवर में कोई राइट था और आप उस राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट के समक्ष कुछ रेमेडी लेना चाह रहे थे, जिसके रेफरेंस में लॉ ऑफ लिमिटेशन ने कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपना केस फाइल करना है, अपील फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर आपने नहीं किया तब क्या होगा? इसके रेफरेंस में कहता है लिमिटेशन बार्स द रेमेडी। रेमेडी मतलब आप कोर्ट के थ्रू ऑफिशियल तरीके से जाकर उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। हाउएवर डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इसका मतलब क्या है कि वो ये नहीं कि आपके राइट को ही खत्म कर रहे हैं, राइट आपका रहेगा मगर आप उसको ऑफिशियली कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उससे पर्सनली बात करके, म्यूचुअली बात करके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले तो उस पर कोई रोक नहीं है, मगर कोर्ट के जरिए आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड। इज इट क्लियर? वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड। अब देखिए, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 5 जो कंडोनेशन ऑफ डीले से रिलेटेड है। और ये सेक्शन नंबर 5 पर सवाल आता है जिसको हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न्ड। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप उसको ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। इसका मतलब क्या है कि आप उस राइट वायलेशन के रेफरेंस में कोर्ट के सामने जाकर कोई भी रेमेडी नहीं ले सकते, मगर आपका राइट खत्म नहीं होता है। आपको अगर आउट ऑफ कोर्ट कोई रेमेडी मिल रही है तो आप उसको ले सकते हैं, मगर कोर्ट के थ्रू कुछ नहीं मिलने वाला। वंस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड, अगर वो खत्म हो गया है तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? आगे चलिएगा बेटा। फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब देखिए, अब इस पार्ट के अंदर हम लिमिटेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला है रेशनलाइज्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। रेशनलाइज्ड का मतलब क्या है? थोड़ी लिबरल अप्रोच रखी गई है। लिबरल अप्रोच क्या कैसे रखी गई है वो हमें कैसे पता चलता है? बाय रीजन ऑफ सेक्शन 5 जो कंडोनेशन ऑफ डीले की बात करता है। कि मतलब ये है कि आपके पास अगर 3 साल का टाइम है किसी केस को इंस्टीट्यूट करने का और आपने वो केस इंस्टीट्यूट 3 साल के 1 दिन खत्म होने तक नहीं किया, तो आपकी लाइबिलिटी कोर्ट ये नहीं देखा कि आपने जब 3 साल खत्म हो रहे थे उस दौरान आपने नहीं किया, लास्ट डे को देखेगा कि आप
केस कर सकते थे या नहीं कर सकते, मतलब जिस दिन आपका 3 साल पूरा हो रहा है, अगर उस दिन कोर्ट बंद थे तो आपको 1 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी। उस दौरान अगर आप बीमार थे या कोई और एग्जिजेंसी थी, इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, तब उस सिचुएशन के अंदर आपको वो रेमेडी मिल जाएगी। रैशनलाइज्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप समझ गए हैं कि अगर जिस दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है उस दिन कोई दिक्कत है, बीमार है, कोर्ट बंद है, तो लॉ के अंदर इतने प्रावधान हैं कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप इवन जब कोर्ट रीओपन, सपोज करो कि आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऐसा है जब कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो उस दौरान आप थोड़ी ना केस फाइल करेंगे। केस आपका इंस्टीट्यूट कैसे होगा? तो केस आप कब इंस्टीट्यूट करेंगे? जब कोर्ट रीओपन होगा। रीओपनिंग के फर्स्ट डे का टाइम आपको मिलेगा। ये नहीं कि फिर 3 साल आपका जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन बढ़ा है फिर आपको वो पूरा मिल जाएगा, सिर्फ एक ही दिन कोर्ट रीओपनिंग पे आपका केस इंस्टीट्यूट हो जाना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट जनरली जो है ये सिविल प्रोसीडिंग्स पर पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है, सूट्स पर, अपील्स पर, एप्लीकेशंस पर। क्या क्रिमिनल पर एप्लीकेबल होता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है। जहां के अपील के प्रोविजन है, आपके आर्टिकल, हमारे इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उसमें आपको मैं अभी बताऊंगा 131 के रिगार्डिंग, और जहां पर अपील्स में भी आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है इवन इन क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। ठीक है, कि आपको कितने दिन के अंदर, सीआरपीसी के अंदर वो प्रोविजंस हैं, बाकी सारी चीजें हैं। डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कुछ केसेस के अंदर आपको डेज का लिमिटेशन पीरियड मिलता है, जैसे 30 to 90 डेज का अपील एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर। कुछ केसेस के अंदर आपको 1 से 3 साल का मिलता है, 3 इयर्स का मेजर केसेस के अंदर मिलता है। कुछ में आपका 12 इयर्स का मिलता है, 12 साल के अंदर आपको वो राइट को एनफोर्स कराना है। एंड कुछ केसेस के अंदर आपको इवन 30 इयर्स का भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है, 30 इयर्स का भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है। ये डिफरेंट रूल्स जब हम केसेस या शेड्यूल को देखेंगे कि किन केसेस के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल होती है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बाकी सारी चीजें हैं। इज इट क्लियर? आगे चलिएगा बेटा। प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट, देखिए जो भी प्रोसीडिंग लिमिटेशन एक्ट के अंदर होंगी वो सिर्फ कोर्ट के सामने हो सकती हैं। अगर अथॉरिटी आपकी कोर्ट नहीं है तो उसके सामने प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, उसके सामने मतलब लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके सामने अगर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे, सिर्फ कोर्ट के सामने जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज कोर्ट, उसी पर आपके ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लिमिटेशन ओनली अप्लाइज टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू देयर कॉन्टिन्यूएंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन, मतलब केस जब पहली बार कोर्ट के सामने जाता है या आपकी अपील एप्लीकेशन कोर्ट के सामने जाती है उस पर अप्लाई हो रहा है जो आपका लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। उसके बाद अगर केस एक बार आपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर इंस्टीट्यूट कर दिया है तो वो चलता रहेगा चाहे आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए। सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर लिमिटेशन है, इंस्टीट्यूशन को ही लिमिट किया गया है, केस को या अपील को या एप्लीकेशन को। आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ये क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो आपके शेड्यूल के अंदर दिया गया है 3 साल, 12 साल, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है? जो रूल्स हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिए गए हैं उनके प्रावधानों के हिसाब से आप टोटल पीरियड को कंप्यूट करते हैं। जैसे जिस दिन कोर्ट बंद है, लास्ट डे पर अगर कोर्ट बंद है तो आपका केस बाद में फाइल होगा जब कोर्ट रीओपन होगी, या लास्ट डे को आप बीमार हैं तो जब आप ठीक हो जाओगे तब केस फाइल करोगे। तो जो ये पीरियड है इसको बोलते हैं हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज गिवन इन शेड्यूल, एज गिवन इन शेड्यूल। जबकि जो आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आपका कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। रूल्स एज पर सेक्शंस, जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शंस दिए गए हैं उनके हिसाब से उसको कंप्यूट किया जाएगा। इज इट क्लियर?
प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कैनॉट बी एक्सटेंडेड और कर्टेल्ड बाय कंसेंट। आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या किसी केस के अंदर या जो लॉ ने अगर किसी सिनेरियो के अंदर आपको लिमिटेशन पीरियड दे दिया है तो क्या आप वो एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या आप उसको कर्टेल कर सकते हैं? दोनों पार्टी आपस में मिलकर रजामंदी से नहीं, क्योंकि लिमिटेशन क्या है, लॉ है, और लॉ को आप अपनी मर्जी से छेड़खानी नहीं कर सकते। तो किसी केस के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट में किसी भी चीज के लिए, सूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए जो भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है कोर्ट के समक्ष जाने के लिए, उसको पार्टियां आपस में मिलकर ना घटा सकती ना बढ़ा सकती। जो रूल्स हैं वो बेयर एक्ट के हिसाब से चलेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? आगे चलिएगा। एप्लीकेशन टू रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स, रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स। क्या लिमिटेशन एक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी एप्लीकेबल होता है? क्या ये रिलीजियस एंडोमेंट जैसे रामलला विराजमान, ठीक है, बाबरी मस्जिद, क्या जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन पर भी एप्लीकेबल होता है? इट अप्लाइज इक्वली टू ऑल पर्संस जिनके खिलाफ केस हो सकता है या जो केस कर सकते हैं। जो भी लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी का मतलब कौन होता है? जो केस कर सकता है या जिसके खिलाफ केस हो सकता है, सब पर एप्लीकेबल है। तो उस प्रावधान के हिसाब से, उस प्रोविजन के हिसाब से जो लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजन है, दे ऑल्सो अप्लाइज टू रिलीजियस एंडोमेंट्स एज वेल एज गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ भी ये प्रावधान इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। लिमिटेशन बार्स सूट बट नॉट डिफेंस। जो लिमिटेशन पीरियड है वो सिर्फ आपको सूट को इंस्टीट्यूट करने पर टाइम लिमिट लगाता है। अगर सूट एक बार इंस्टीट्यूट हो गया तो अपोजिट पार्टी उसको डिफेंड तो कर ही सकती है। डिफेंस के ऊपर कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है, डिफेंस के ऊपर कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। जहां तक रेस जुडिकेटा की बात है कि अगर किसी एक बार कोर्ट ने लिमिटेशन पीरियड के रेफरेंस के मैटर पर अगर कोई केस डिसाइड कर दिया है कि इस केस का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा। रेस जुडिकेटा क्या है? मैटर फाइनली सेटल्ड बाय द कोर्ट, तो उसको दोबारा से रीओपन नहीं करोगे। जहां तक रेस जुडिकेटा की बात है, रेस जुडिकेटा लिमिटेशन पर अप्लाई होता है ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लिमिटेशन। इज इट क्लियर? आगे चलिएगा। एप्लीकेशन टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आपको जो सवाल था, आपका जो डाउट था कि सिविल केसेस पर तो एप्लीकेबल होता है क्योंकि सूट मेंशन है, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होता है? देखिए, जनरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजन और द लॉ। मतलब क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा जब तक कि साफ रूप से, स्पष्ट रूप से कानून के अंदर ना प्रोवाइड कर दिया जाए, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है या करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे लॉ के अंदर, चाहे वो सीआरपीसी हो, वहां पर प्रोवाइड किया गया है। और ये बात कहां बोली गई थी? बापू वर्सेस बापू, आईएलआर मद्रास का केस है, इस केस के अंदर बोली गई थी कि जनरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड ना कर दिया जाए। एक केस है जापानी साहो वर्सेस चंद्रशेखर मोहंती। चंद्रशेखर मोहंती, इस केस के अंदर रीजन बताया गया था कि क्यों क्रिमिनल केसेस पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। वो ये रीजन है कि क्राइम कभी खत्म नहीं होता है। एक बार अगर कोई क्राइम हो गया तो चाहे आपने अपराधी को जेल में भेज भी दिया तो वो खत्म नहीं हो रहा है। जबकि सिविल सूट के अंदर डिस्प्यूट क्या है कि अगर आपने किसी का राइट वायलेट किया है तो उसको कंपेंसेशन दे दी या उसको वापस से पोजीशन दे दिया तो वो मैटर खत्म हो गया। मगर क्राइम तो एक सोसाइटी के खिलाफ है ना, क्राइम खत्म नहीं होता है, इसलिए लिमिटेशन पीरियड उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके साथ साथ क्राइम बहुत ग्रीवियस नेचर के होते हैं, हीनियस नेचर के होते हैं, इसलिए भी इन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। केस का नाम है जापानी साहो वर्सेस चंद्रशेखर मोहंती, जिसमें रीजन बताया गया था कि क्यों क्रिमिनल केसेस के ऊपर आपका लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आगे चलिएगा। ये स्कीम है आपके लिमिटेशन एक्ट की। पार्ट 1 के अंदर सेक्शन 1 और 2 आते हैं जिसमें प्रिलिमिनरी है। पार्ट 2 के अंदर 3 से लेकर 11 तक आते हैं जिसके अंदर
लिमिटेशन से रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं, सूट्स, अपील और एप्लीकेशन से रिलेटेड। पार्ट 3 जो 12 से 24 तक है उसके अंदर आप किस तरीके से पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट करेंगे उसके सारे रूल्स हैं। जो ये आपका पोर्शन है ना पार्ट 2 एंड 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आपको लिमिटेशन से हो सकता है कम मिले, कुछ मिल जाएं छोटे मोटे क्वेश्चन, मगर जनरली इनको सीपीसी के साथ क्लब करके पूछा जाता है। डीजीएस जैसे एग्जाम में, हरियाणा जैसे एग्जाम में आपको क्लब करके पूछा जाता है सीपीसी के साथ। पार्ट 4 के अंदर सेक्शन 25 से लेकर 27 तक एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन से रिलेटेड प्रोविजन है। तो ये आपके जहां तक स्कीम ऑफ द एक्ट की बात है ये है। तो जहां तक हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर की बात है लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है।